कि सीपेक मुझे इंडिया की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और अगर सीपेक इंडिया की तरफ चली गई हमारी एनिमिटी खत्म हो जाएगी। मुझे तो ये लगता है कि शायद एससीओ में मोदी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की साइड लाइन पे मीटिंग भी हो सकती है। इंडिया जो है उसको अपने आप को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। आप साउथ में होते हुए साउथ से बिलोंग नहीं कर रहे थे। यूक्रेन और रशिया के दरमियान में सीज फायर नहीं होगा बल्कि अमन मुआहिदा पीस एग्रीमेंट, क्योंकि आपस में सिक्योरिटी डायलेमा है। उस सिक्योरिटी डायलेमा को कॉन्सेप्ट ये था कि आप ट्रेड से, कोऑपरेशन से और पीपल टू पीपल कांटेक्ट से डाइल्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। इस खित्ते में बनने वाले पिवट में पाकिस्तान का जो किरदार है वो मरकजी किरदार है और इस पिवट के अंदर जो पिवटल रोल है वो हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का है। खित्ते में जो तब्दीलियां आ रही हैं बड़ी तेजी से आ रही हैं, जैसे चीन के वजीर खारजा का हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान आना, डोनाल्ड ट्रंप की प्यूटन से अलास्का में मुलाकात होना और फिर इसी महीने के आखिर में नरेंद्र मोदी का चाइना जाना और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी चाइना जाना। ये जो खित्ते में इस कदर तब्दीलियां आ रही, तब्दीलियां रूनुमा हो रही, इसमें पाकिस्तान का अपना हिस्सा कैसे जो है वो बेहतर बना सकता है, मजीद कैसे जो है वो जो बेनिफिट्स हैं वो समेट सकता है। आज की इस गुफ्तगू में हम इसी बात पे जो है वो डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद होते हैं जियो पोलिटिकल के सीनियर एनालिस्ट जनाब कर्नल रिटायर्ड आबद लतीफ साहब। कर्नल साहब, एक तो इस खित्ते में तब्दीलियां आ रही हैं जी, और दूसरी बात यह कि तब्दीली बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं, और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो मार्का हक के बाद जो पाकिस्तान का जो किरदार है वो भी पूरी दुनिया में अब क्या कि मुसल्लम एक हकीकत बन चुका है। दुनिया हमारी तरफ इस खित्ते के हवाले से पाकिस्तान की तरफ न सिर्फ देख रही बल्कि पाकिस्तान के साथ एंगेज कर रही। ये जो रिसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह तैयारी करनी चाहिए कि अगर जो है वो ये चाइना और हिंदुस्तान करीब आते हैं और पाकिस्तान ऑलरेडी करीब है चाइना के, तो उसमें पाकिस्तान जो है वो अपना हिस्सा मैक्सिमम कैसे जो वो सिक्योर कर सकता है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो आपने एक एग्जांपल दी शुरू में जी कि अभी मोदी साहब और शहबाज शरीफ साहब भी एससीओ की मीटिंग के लिए 31 अगस्त को जाएंगे। मुझे तो ये लग रहा है, वैसे इट इज़ टू लाउड टू से, टू हाइपरबोलिक मेक दिस क्लेम, लेकिन मुझे लगता है कि साइड लाइन पे मुलाकात, क्योंकि जिस तरह डेली कोई ना कोई चीज़ चेंज हो रही है, जिस तरह जियो पॉलिटिकल वेव्स जनरेट हो रही जिस तरह, अब मैं ये कहूँ रिफ्रेज करता हूँ, जिस तरह हिंदुस्तान जो है वो अपने नीचे गिरा है जी, एक जो उसने जो बनाया हुआ था अपने आप को ग्लोबल साउथ का एक पहलवान, और जैसे वो चारों शाने चित हुआ है उसके बाद वाकई लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं। देखिए, आप पिछले 4-5 प्रोग्राम्स में हमने ये कहा कि इंडिया जो है उसको अपने आप को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। आप साउथ में होते हुए साउथ से बिलोंग नहीं कर रहे थे, ग्लोबल साउथ का आप हिस्सा थे, तो आप ग्लोबल साउथ की किसी भी कॉज को आप जो था वो उसके साथ खड़े हुए नहीं थे। अब इंडिया को ये रियलाइजेशन, मुझे लगता है आपका शायद बात सुन के रियलाइजेशन हुई, ये चाइना के साथ ताल्लुकात को दोबारा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो एक ना पूरी ये बेसिकली अफर्मेशन है कि यस, मैं भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हूं, जो कि पहले वो मानने को तैयार नहीं था। एक चीज मैं यहाँ पे आपकी बात को काटूंगा, एक चीज जो कंसर्न ये है कि आपने पिछले 12 साल में जो नफरत भरी है अपनी कौम के अंदर चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ तो है ही है, दैट्स वो तो एक चीजें कह लें कि एक पूरी तरह एक स्टैग्नेंट हो चुका है वहां पे, लेकिन जो 11 साल आपने चीन के खिलाफ जो नफरत भरी है, उनके बाइकआउट्स की, उनकी बाकी चीजों की, उनकी जहां तक फिजिकल जो है उनकी भी अपना मजाक और ठट्ठा उड़ाने की, क्या ये इस रिकैलिब्रेशन में वो क्या मामला वहां से हो जाएगा मामला? देखिए, ये जो इंडियन बस है इसके 2 ड्राइवर हैं, एक अजीत डोवल साहब आपके दोस्त और एक जीएस शंकर साहब जी। तो पहले जो है वो बस वो चला रहे थे, लेकिन अब जब उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि वो जो बस अमेरिका की तरफ जा रही थी वो रास्ते से भटक रही, वो खड्डे में गिर गई है, तो अब उन्होंने जीएस शंकर साहब को इसका ड्राइवर बना दिया है और अब वो इसको लेके जा रहे हैं अगेन रीजनलिज्म की तरफ, मिनीलेटरलिज्म की तरफ। और पहले पुलिस वाली जो है ना वो डिप्लोमेसी चल रही थी, पुलिस मुकाबले वाली, अब उन्होंने जो है वो डिप्लोमेटिक को कहा कि आप जरा थोड़ा सा देखिए। तो देखें, ये डेवलपमेंट्स बहुत ही आप कह लें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, पुतिन की मुलाकात हुई अलास्का में ट्रम्प के साथ और ट्रम्प ने उनको एक रेड कार्पेट जो था वो इस्तकबाल उनको दिया और उनसे बड़ी बात की, और उसके फौरन बाद यूरोप के पूरे लीडर्स वहां पे गए, और उसके बाद जैसे ही वो मुलाकात खत्म हुई उसके बाद उन्होंने नेटो के और सारे यूरोपियन लीडर्स को बुला के उनको बताया कि जो अब यूक्रेन और रशिया के दरमियान में सीज फायर नहीं होगा बल्कि
अमन माहिदा, पीस एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट, क्योंकि पीस एग्रीमेंट और माहिदे और सीज़फायर की अलग कॉनोटेशन। तो इसका मतलब यह है कि जो इलाके रशिया ने ले लिए हैं वो रशिया के पास जाएंगे, क्रीमिया रशिया के पास जाएगा, और जो रशिया का स्टैंड था और जो यूक्रेन है वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। सो जो रशिया कह रहा था सेटलमेंट, यानी कि आई थिंक यही सेटलमेंट जी। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो जैसे अब अभी इंडिया की बात कर रहे थे कि वो जो टैरिफ की वजह से इंडिया को रियलाइजेशन हुई, और फिर वो पे दर पे जो उनको जो स्टेटमेंट्स और जो चीज़ों का जो सामना अमेरिका की तरफ से करना पड़ा, उसने उनको अगेन उस बात पे मजबूर कर दिया जो प्रेसिडेंट जी ने 2020 में इंडिया जाके कहा, बिल्कुल, कि बेसिकली बहुत हो गया 62 से लेके ये जंग और ये दुश्मनी और नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात ना होना और इश्यूज का रहना, तो इनको सॉल्व करते हैं, पीस की तरफ चलते हैं। 21st सेंचुरी में पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इस रीजन की कंट्रीज जो हैं ये डिजर्व करते हैं कि ये ग्रो करें, और ये एशियन सेंचुरी है। उन्होंने उस वक्त भी यही कहा था कि बंदे दे पुत्र बनो, यूरोप को देखें कैसे सॉफ्ट बॉर्डर्स हैं, ट्रेड आपस में कितनी ज्यादा है, और हम भी बिल्कुल सिमिलर एक कह लें कि कम्युनिटी है पूरे एक मुल्क की, तो हमें इस तरफ जाना चाहिए जी। अब मुझे यही दोबारा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अभी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, वो इंडिया में हैं, उनका बहुत अच्छे तरीके से उनसे मिले और बड़े उनके फ्लाइट सुना डायरेक्ट रिज्यूम करने का प्लान साहब जी, फ्लाइट रिज्यूम करने का, और जो 3 चीजें वो करने को जा रहे हैं उसमें वो एक तो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो दोबारा से उसकी एक्सपोर्ट चाइना से इंडिया को शुरू हो रही है जो कि बंद हुई भी थी। उसके अलावा जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो दोबारा से शुरू होने लगे, और तीसरी चीज़ जो इंडिया ने उनसे डिमांड की थी कि हमें टनलिंग मशीन्स चाहिए। अब ये टनलिंग मशीन्स हमारे लिए भी कान खड़े होने चाहिए कि कहीं टनल हमारे दरिया तो नहीं टनल कर ले, ये जो लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी में कोई इंडस वाटर ट्रीटी में तो नहीं करना, लेकिन ये 3 चीज़ों पे बात हुई और तीनों चीज़ों पे एग्रीमेंट हो गया कि ये चाइना उनको देगा। सो लेकिन इसके साथ अगर चाइना टनलिंग देगा तो मुझे एक और ट्रायंगल देखें, इस रीजन के अंदर जो है ना वो 3 ट्रायंगल हैं जो काम करते हैं। 3, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, इंडिया और रशिया, चाइना, इंडिया और यूएसए। अच्छा, ये तीनों ट्रायंगल जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, और इन तीनों ट्रायंगल्स में से जो बाकी 2 ट्रायंगल हैं आप कह लीजिए कि वो वर्चुअल ट्रायंगल हैं, क्योंकि वो डिस्टेंट नेबर्स हैं। ऐसे ही जो एक्चुअली जिनके बॉर्डर्स साथ लगे हुए हैं, जो एक्चुअल ट्रायंगल है वो हम हैं, जिस पे आप ये दोनों ट्रायंगल जस्टापोज कर सकते हैं, वो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना है। अच्छा, आज से कुछ अर्सा पहले से 8-9 ईयर्स पहले ये बहुत बात चल रही थी कि पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, इनको एक ट्रायंगल बना लेना चाहिए और अपनी सारी दुश्मनियां और वो सारी खत्म कर देनी चाहिए। और ये एक ट्रायंगल है जो कि पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी ले आएगा, और दुनिया की आपको पता है सारी आबादी तो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में, तीनों मुल्कों में है, और उससे स्टेबिलिटी भी हो जाएगी। लेकिन इनका आपस में एक सिक्योरिटी डायलेमा भी है कि पाकिस्तान की इंडिया से नहीं बनती, इंडिया की चाइना से नहीं बनती, चाइना जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है और चाइना जो है वो इंडिया के दोस्त नहीं है। सो एक ऐसी इनकी आपस में सिक्योरिटी डायलेमा है। उस सिक्योरिटी डायलेमा को कॉन्सेप्ट ये था कि आप ट्रेड से, कोऑपरेशन से और पीपल टू पीपल कांटेक्ट से डाइल्यूट करें, और कनेक्टिविटी, बेल्ट एंड रोड का इशू। तो मुझे ये लग रहा है कि एक्चुअली सीपैक, दिस इज माय ओन एनालिसिस एंड माय ओन फीलिंग, कि सीपैक मुझे इंडिया की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, और अगर सीपैक इंडिया की तरफ चली गई तो देखिए हमारी एनिमिटी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान ने तो कभी भी एग्रेशन नहीं की, पाकिस्तान तो चाहता है कि आप अमन से रहें, लेकिन उसके साथ फिर हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो जंप स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ये अगर होता है तो उसके लिए हमें इंडिया से कुछ शर्तें रखनी पड़ेंगी। पहली ये कि जो चाइना से टनल्स ले रहा है वो हमारे दरियाओं पे नहीं इस्तेमाल करेगा। दूसरी ये कि जो बलूचिस्तान में वो कर रहा है, और जो सीपैक को पिछले 6-7 साल से जो सबूटाज कर रहा है, बल्कि उसका माफिज बने, अब हमारे साथ माफिज बनेगा, वो माफी मांगेगा, जो सारा कुछ उसने किया, और जो केपी में कर रहा है वो उसको करेगा। क्योंकि देखिए इसके बाद जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर थे वो इंडिया से उठे और अफगानिस्तान चले गए। अब वो ये उस ट्रायंगल का छोटा ट्रायंगल है। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जिस तरह से आपने पहले बात की थी, जिस तरह चीजें जियोपॉलिटिकली डेली चेंज हो रही हैं, मुझे तो ये लगता है कि शायद एससीओ में
मोदी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की साइड लाइन पे मीटिंग भी हो सकती है। अगर मेरी अपनी क्या राय है? अगर ये हो जाती तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, और अगर उस मीटिंग में से वो चाइनीज प्रेसिडेंट भी बैठ जाएं और हल्का सा कम से कम कोई एक 1 पॉइंट एजेंडे पे एक एग्रीमेंट कर लें कि हम आगे बढ़ेंगे, कम से कम थोड़ा सा जहां पे है उस चीजों को जहां छोड़ के अब जो है ना वो वॉर की बजाय हम आगे जो है ना ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे, तो ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी कि पूरा यूरोप, दुनिया, अमेरिका सारा हिल जाएगा। मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल, देखें क्योंकि इंडिया की भी अभी रिक्वायरमेंट ये है कि जो वहां पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, अगर वो ये डायलेमा सॉल्व नहीं करता अपना सिक्योरिटी, तो वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। फिर वहां पे जो जैसे आप बात कर रहे थे, हिंदुत्व ने जो पूरी की पूरी कॉम को एक न्यूरोसिस में, बिल्कुल बना दिया, साइकोलॉजिकली एक बिल्कुल दीवाना बना दिया है। इसका भी हल यही है कि उनके अंदर से दुश्मनी निकल के रीजनल कोऑपरेशन की तरफ जाएं, और इसको चाइना लीड कर सकता है। क्योंकि अगर वो चाइना के साथ कर सकते हैं, जो कि डिस्पाइट एवरीथिंग कि उन्होंने चाइना के अगेंस्ट भी बड़ी बातें की और वो सारा कुछ एक अपनी आवाम को तैयार किया, लेकिन उसके बावजूद वहां पे आइस मेल्ट होती हुई मुझे नजर आ रही है। अभी हमने देखा है कि ये मेल्ट हुई, ठीक है, बातें होती हैं। जब आप दुश्मनी की तरफ जाते हैं तो फिर वैसी बातें होती हैं, लेकिन अगर कोई पीस एग्रीमेंट चीजें होती हैं तो फिर जाहिर है वो सब कुछ चेंज भी होगा। इसमें पूरे ये सीपैक में आप कहते हैं हो जाएगा, तो ये बड़ी एक मिरेकल हो, मेरे नजदीक बड़ा मिरेकल होगा, क्योंकि जितनी यानी कि शिद्दत से हिंदुस्तान ने सीपैक और बेल्ट एंड रोड की मुखालफत पूरी दुनिया के हर फोरम पे की है, वो शायद ही किसी और बंदे ने। हालांकि इंडिया को समझना चाहिए, जो सीपैक है और जो स्पेशली जो बीआरआई है, देखिए सीपैक बीआरआई का एक छोटा हिस्सा है। जो बीआरआई है वो मार्को पोलो के ट्रेड रूट की ही ऐसे ही डुप्लीकेट है। ऐसे ही तो उसके अंदर तो सिल्क रूट और उसके अंदर तो ये जो सॉल्ट रूट था, ये तो सारा इंडिया से गुजरता था, तो ये भी उसका हिस्सा था। सो एक्चुअली तो अगर बीआरआई और सीपेक का हिस्सा देखें तो ट्रेड वाइज, ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में भी तिब्बतन आप प्लेटो को देखें, आप राइट साइड ऑफ ईस्ट साइड ऑफ द इंडिया को देखें, तो वो तो ऑटोमेटिकली इसका हिस्सा बनता है। अब ये अलग बात है कि वो अपनी दुश्मनी में, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी में, या वो अपनी एक हेजोमनी में, अब उसको असल में आप उसके पास देखिए, उसको क्लियर हो गया कि उसकी हेजोमनी नहीं चल सकती, पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकती। ये वजह तो नहीं कि उसने देखा है कि चीन जो है उसका सीपैक पाकिस्तान में है, चीन जो है ना वो अपने फुट होल्ड कर रहा है बांग्लादेश में, चीन जो है उधर म्यांमार में, उधर पूरे रीजन के इर्द गिर्द, श्रीलंका में ऑलरेडी वो पहले प्रोजेक्ट बना चुका है, तो नेपाल में वो पूरे प्रोजेक्ट बना रहा है, तो पूरे रीजन के इसके इर्द गिर्द जो है वो चाइना के फुट होल्डिंग होगी सारी। ये रियलाइजेशन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली या कंटेनमेंट वाली, देखें दो चीजें हैं। जियो पॉलिटिकली उसको क्लियर हो गया है कि वो इस रीजन में पाकिस्तान के साथ हेजोमनी नहीं बना सकता, क्योंकि जब तक वो पाकिस्तान को सप्रेस खुदा न खास्ता नहीं कर सकता, हेजोमनी नहीं होगी, और वो नहीं कर सकता, उसको प्रूव हो गया। दूसरा, उसको ये भी क्लियर हो गया कि उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर सिर्फ यूएसए के साथ हो तो उसने तो 50% उस पे वो नहीं चलेगा, पूरा वो नहीं चलेगा। सो अब उसकी जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक अलाइनमेंट रीजन के साथ ही बनती है, जो पहले भी बनती थी। अल्लाह करे कि यही हो। इसमें अगर ये सारा कुछ रीअलाइन हो जाता है, इंडिया अपने आप को रिकैलिब्रेट कर लेता है, तो फिर मेरा ये आखिरी सवाल आपसे होगा कि पाकिस्तान को अभी क्या करना चाहिए कि कम से कम वो इसमें जो है एक मेजर कह लें कि शेयर जो है वो अपना हासिल कर सके। देखिए, पाकिस्तान एक तो कुदरती गुजरगाह है, पाकिस्तान वो पिवट है जहां से गुजर के ही इन सारे रास्तों ने, आज से 2000 साल पहले भी ये था, आज भी ये था, लेकिन पाकिस्तान को दो काम करने पड़ेंगे। एक तो पाकिस्तान को अपनी जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो बहुत एनहेंस करना पड़ेंगे, और उसके साथ अपनी इंडस्ट्री जंप स्टार्ट करना पड़ेगी, क्योंकि और एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव, ज़ाहिर है जब ये कुछ होगा तो पानी का प्रॉब्लम भी हल होगा। तो ये जो 3 सेक्टर्स हैं, ये अगर इन 3 सेक्टर्स में हमने काम ना किया तो हम सिर्फ गुजरगाह बन के रह जाएंगे। मतलब ये एनर्जी वाला हमारा जो ना ये शॉर्टकमिंग है हमारे अंदर, आपको पता ही है। तो इसमें ये जो अपना अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने जो साइन किया है, जो डील है ट्रेड, क्या वो इसमें कोई बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं? कुछ जल्दी करना चाहिए, पेसअप करना चाहिए, उसको फॉलो करें, क्योंकि आपके जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो भी निकलने चाहिए। तो शेल ऑयल की जो बात, ऑयल अगर आप निकाल सकते हैं उसको जल्दी निकालिए, आप मिनरल्स निकालें, क्योंकि अब जो लेटेस्ट एनर्जी के आप जैसे ईवी है, ईवी टेक्नोलॉजीज है, बैटरीज हैं, लिथियम बैटरीज, तो ये सारी की सारी रेयर अर्थ और मिनरल पे डिपेंड करती हैं। वो आप निकालें ताकि आपकी बेसिकली आपको एनर्जी एफिशिएंट और एनर्जी सरप्लस बनना पड़ेगा, ताकि जब यहाँ पे एक इकोनॉमिक, एक तरफ आपके इंडिया जाइंट है इंडस्ट्रियल, आई मीन चाहे छोटा जाइंट है, दूसरी तरफ चाइना जाइंट है, और जब आप बीच में पिवट है तो अब आपकी चॉइस है कि आपने राह गुजर बनना है या राहबर बनना है। बहुत शुक्रिया गन साहब। तो हमने जनाब ये देखिए, चॉइस नहीं है हमारे पास, कोई चॉइस नहीं है, हमने राह गुजर नहीं बनना, हमने राहबर बनना है। और राहबर बनने के जो तकाजे हैं
वो भी पूरे करने पड़ेंगे। ये क्या तकाज़े हैं, हम आने वाली नशिस्त में भी कर्नल साहब से पूछते रहेंगे, ताकि हम याद दिलाते रहें उन अथॉरिटीज़ को, उन हुकूमतों को जिन्होंने कम अज़ कम जो है इस तकाज़े को पूरा करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।